टॉपिक 13 हम बाद में करेंगे विच इज़ बेसिक ऑर्गेनिक। बेसिक ऑर्गेनिक बहुत आसान सा टॉपिक है, एक्चुअली थ्योरी में रटने वाला याद करने वाला चैप्टर है सिवाय आइसोमेरिज्म के। अच्छा, हम अभी टॉपिक 14 से स्टार्ट ले रहे हैं। टॉपिक नंबर 13 बेसिक ऑर्गेनिक, टॉपिक 14 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, टॉपिक 15 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टॉपिक 16 है अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस, टॉपिक 17 है अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फिनोल ईथर, टॉपिक 18 है अल्डिहाइड कीटोन, टॉपिक 19 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। सही है। तो टॉपिक 14 जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 के दो हिस्से हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन टॉपिक 15 और एक बेंजीन वाला टॉपिक जो वो टॉपिक 15 हो जाएगा। मैं आपको फिर भी पहले हाइड्रोकार्बन्स की डिवीजन बता रहा हूं। अच्छा, मुझे बताएं केमिकल रिएक्शन कितने तरह के ऑर्गेनिक में, कितने तरह के रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में? 3। एडिशन रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ऐड होकर एक प्रोडक्ट बना दें। वैसे तो दो ही सब्सटेंस मिलते हैं, एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब एडिशन में हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हेलोजन का ऐड होना हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन का ऐड होना हाइड्रोहेलोजिनेशन, वाटर का ऐड होना हाइड्रेशन, कार्बोक्सिलिक का ऐड होना कार्बोक्सिलेशन। फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन, रिमूवल, जो ऐड हुआ था वही रिमूव कर दो या कोई नई चीज रिमूव कर दो, जो भी। जैसे एलिमिनेशन में हाइड्रोजन का रिमूव होना डिहाइड्रोजिनेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, क्योंकि एक दूसरे के उलट है ना, इसलिए। लेकिन हेलोजन का रिमूव होना डिहाइड्रोजिनेशन, वाटर का रिमूव होना डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन हेलोजन का रिमूव होना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी जितने भी वो जो एडिशन रिएक्शन थे उनके नाम के शुरू में डी लग जाएगा, डीई। कार्बोक्सिलिक का रिमूव होना डी कार्बोक्सिलेशन। इन तमाम कामों के लिए कोई ना कोई एजेंट होता है। डी कार्बोक्सिलेशन कौन करता है? इसको कहते हैं एक्टिव लाइम या सोडा लाइम। NaOH और CaO का मिक्सचर डी कार्बोक्सिलेशन करता है। डी हेलोजिनेशन कौन करता है? जिंक या मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में विद हीट। डिहाइड्रेशन कौन करता है? H2SO4 कंसंट्रेटेड विद हीट। ऑक्सीडेशन कौन करता है? K2Cr2O7 विद H2SO4 कंसंट्रेटेड या KMnO4 का सॉल्यूशन। इसी तरीके से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन करता है? KOH अल्कोहलिक। ये तमाम एजेंट ही तो याद करने हमें। अगर हमें ये एजेंट याद है, अगर हमें ये एजेंट पता है, तो बेटा इक्वेशन तो हमारी फिंगर टिप्स पर है। एक्चुअली इन्हीं एजेंट्स के बारे में पहले हमें रिएक्शन और उनके फिर एजेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन यही हो रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक सब्सटेंस है, उन्होंने कहा इस इथीन को कन्वर्ट करो इसमें, इथाइल अल्कोहल में। अब आप देखें और बताएं कि क्या होना चाहिए। भाई यहाँ CH2 था, ये H3 हो गया, इसका मतलब एक H की कमी है। यहाँ CH2 था, CH2 है, लेकिन आगे क्या गया? H और OH। क्या ऐड होना है? वाटर ऐड करने के लिए सिर्फ एसिड चाहिए होता है, क्योंकि एसिड ही वर्ड वाटर ऐड, यानी इथीन की क्या होगी? हाइड्रेशन। इथीन की क्या होगी? हाइड्रेशन। इज इट क्लियर? खैर, वो तो हम रिएक्शंस पर तो आएंगे, पहले आप ये सीखें हाइड्रोकार्बन की दो बेसिक टाइप्स हैं। एक एलिफेटिक और एक, हम अभी ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अच्छा, जो एरोमेटिक होते हैं वो तो होते ही क्लोज चेन है।
एरोमेटिक तो होते ही क्या है, क्लोज चेन है, क्योंकि एरोमेटिक होते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। और ये हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे। हम अभी एलिफेटिक को देखते हैं। एलिफेटिक मजीद दो तरह के हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन जैसे कि शुरू किसी कार्बन से हो, ख़त्म किसी और कार्बन पर हो जाए। क्लोज चेन जैसे कि जिस कार्बन से शुरू होंगे ख़त्म भी उसी कार्बन पर होंगे। इसके नाम में आता है साइक्लो, टोटल कार्बन 3 है, प्रोप बॉन्ड सिंगल एन, और ये जस्ट क्या है, प्रोपेन। इसी तरीके से एक और ओपन चेन देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है तो एन। अब ये क्लोज चेन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, साइक्लो, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूट, एक डबल बॉन्ड की वजह से क्या नाम आ जाएगा, इन। इसका नाम बताइए क्या होगा, इन कार्बन है, प्रॉप, डबल बॉन्ड की वजह से इन। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, जो ओपन चेन है, वैसे तो क्लोज चेन भी जब वो क्या होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मैं चले दोनों के लिए बताता हूँ कि ये दोनों ही मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड कौन होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, बताएंगे? सैचुरेटेड कौन होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? सैचुरेटेड में कौन कौन शामिल है, अनसैचुरेटेड में कौन कौन शामिल है? सैचुरेटेड कौन से रिएक्शन देते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से रिएक्शन देते हैं, आगे की ऑर्गेनिक इसी पे चलती है। सही है, चलिए ये तो हम पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा हम आज उर्दू की बात करते हैं, मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब जो है उनको आम खाना बहुत पसंद थे। सही है, जब भी मिर्ज़ा गालिब का जिक्र होगा आम का जिक्र होगा। गालिब जो है वो आम के बारे में कहते थे आम हो और बहुत हो। एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब को दिल्ली के एक नवाब शिफ्ता का ख़त मौसूल होता है। ख़त में सिर्फ यही लिखा होता है कि गालिब अरसा दराज हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, और अगली लाइन में लिखा होता है हमारे बाग के आम आपके मुंतज़िर हैं। अच्छा, नवाब साहब तो इसलिए बुला रहे थे गालिब को कि वो आएंगे, आकर ज़रा शेर व शायरी हो जाएगी, महफिल जम जाएगी, वो दोस्त वोस्त बुला लेंगे। तो भला हो बेटा, अंग्रेज़ों का हम पर हुकूमत करके चले गए, वो स्कूल बना कर दे गए हमें, वरना बेटा मैं भी यहाँ पर शेर व शायरी कर रहा होता और आप वाह वाह कर रहे होते। तो गालिब साहब ये पढ़ते हैं और फ़ौरन दौड़े चले जाते हैं नवाब साहब के घर। पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाती है। नवाब साहब दोपहर का खाना खा के आराम फरमा रहे थे। इसको उर्दू में इसके लिए एक वर्ड है कहलूला। नवाब साहब कहलूला फरमा रहे थे। यस, दोपहर का खाना खा के आराम फरमाना। हाँ बिल्कुल है, उसमें चैप्टर में भी है ये। अच्छा, नवाब साहब तो दोपहर का खाना खा कर जो है वो आराम फरमा रहे हैं। ये क्योंकि पुराने दौर में जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी उनमें शुरू होते दरवाजे एंटर होते ही एक बड़ा सा बरामदा, सहन जिसको कहते हैं, वो होता था। तो गालिब साहब वहीं बैठ जाते हैं तो उनको आम की खुशबू आने लगती, इधर उधर देखते हैं तो आम के टुकड़े नज़र आ जाते हैं। गालिब साहब एक खाते हैं, 2 3 4, फिर थोड़ी देर में देखते हैं नवाब साहब सामने से चलते हुए आ रहे थे। दौड़ते हुए जाते हैं नवाब साहब को जो गालिब साहब आदाब करने के लिए। तो
जो खाया होता है वो इधर उधर छुपा भी देते हैं कि कहीं पता ना चल जाए। नवाब साहब कहते हैं कि अरे गालिब आप कब आए? तो गालिब कहते हैं नहीं मैं तो बस अभी अभी आया हूँ, जब आप सामने से आ रहे थे। तो नवाब साहब कहते हैं गालिब बातें तो होती रहेंगी, आप आम खाए। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे आमिर लियाकत हुसैन भाई को, वो आम खिलाने के शौकीन थे, गालिब आम खाने के शौकीन। अब गालिब आम खा चुके हैं, क्या करें? नवाब साहब को मना करेंगे तो नवाब साहब बुरा मान जाएंगे। पेट भर चुका है गालिब का, तो गालिब नवाब साहब को कहते नहीं मैं शेर हो गया हूँ, यानी मेरा पेट भर गया है। बेटा सैचुरेटेड का मतलब होता है शेर शुदा। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है गैर शेरशुदा, यानी जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या है, जिसका पेट नहीं भरा वो क्या है। तो इनमें से बताओ कौन है जो एडिशन रिएक्शन देगा जिसका पेट नहीं भरा हुआ, यानी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? दैट इज ऑल अनसैचुरेटेड रिएक्शन सब्सटेंसेस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब सैचुरेटेड क्या करें, गालिब क्या करें? खा तो चुके हैं, पेट तो भर गया, शेर शुदा है। बेटा पुराना जाएगा तो नया आएगा, सही है भाई? यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। कौन सा रिएक्शन देंगे? ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? अच्छा, जो सैचुरेटेड है इनके एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे? अल्केन, या जिनमें कार्बन के सारे बॉन्ड क्या होंगे, ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अनसैचुरेटेड में कौन आ जाएंगे? अल्कीन, जिनमें कार्बन में एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होगा। अल्काइन, जिनमें कार्बन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सही है? और यही पाई बॉन्ड की वजह से दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, सब्स्टिट्यूशन 3 तरह के होते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। एडिशन 2 तरह के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन होते हैं फ्री रेडिकल, पढ़ा है आप लोगों ने, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी पढ़ा आपने, सही है, जिसके 2 मैकेनिज्म्स होते हैं, SN1 SN2। और थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। बेंजीन देता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, फिर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। बेंजीन के केस में 3 स्टेप है। वैसे ओवरऑल वैसे जो है मतलब इसको यही कह सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंस के लिए डिफरेंट है, बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के होते 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन, स्टेप नंबर 2 प्रोपेगेशन, स्टेप नंबर 3 टर्मिनेशन। ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने, हैरान होकर नहीं देखिएगा मुझे। तो बेटा हम इन्हीं को एप्टीट्यूड में जरा रीइंफोर्स करेंगे। मैं क्यों कह रहा था कि जो आपका एप्टीट्यूड है केमिस्ट्री का, ये आपकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग कर देता है, क्योंकि यहाँ इन जो है ना इन चीज़ों पर, इन पर फिंगर टिप्स पर इनको लेकर आएंगे तो क्या होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपको कोई सवाल दिया गया, कोई इक्वेशन दी गई है, तो आप फौरन उस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने मेथड्स सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे? हम यहाँ मेथड्स पर बात करेंगे कि अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा यानी इसकी रिडक्शन होगी, इसमें वाटर ऐड होगा इसकी हाइड्रेशन होगी। बहुत से बच्चों को थ्योरी में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही होती है, इक्वेशन को रट रहे होते हैं। एक और प्रॉब्लम हो रही होती है थ्योरी में, क्योंकि एक ही इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 में भी है, चैप्टर नंबर 7 में भी है। अल्कोहल में, अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कीन में वाटर ऐड करो, वही इक्वेशन आपको मजीद किसी चैप्टर में भी मिल जाती है। चैप्टर 5 की इक्वेशन 7 में भी मिल जाएगी, 7 की इक्वेशन जो है वो 8 और 10 में भी, 8 और 9 में भी मिल जाती है। कॉमन इक्वेशंस है। प्रॉब्लम क्या है, हम हर चैप्टर में अलग अलग याद करते हैं। भाई देखो, ए का रिएक्शन है, बी की प्रिपरेशन है, इथीन की हाइड्रेशन है, अल्कोहल की प्रिपरेशन है।
क्योंकि इथीन के हाइड्रेशन करोगे इथाइल अल्कोहल बनेगा, यानी वो इथीन के रिएक्शन में भी इक्वेशन है, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी इक्वेशन है। ये बात समझ आ रही है? इसलिए देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरी ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा 30 इक्वेशंस होंगी, 25 से 30 इसी के अंदर अंदर इक्वेशंस होंगी, इन्हीं की तैयारी करनी होती है। वो रिपीटेड हो रही होती है, इसलिए हमें समझ नहीं आती है। ऐसे ही आपने पढ़ा इथीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी हो रही और इथीन की ओजोनोलाइसिस भी। लेकिन अगर इथीन में 2H की जगह 2C मतलब चारों H की जगह 4CH3 लगा देंगे तो वो कीटोन बन जाएगा। ये आपने पढ़ा आपकी बुक में पेज नंबर 191 पर है, 191 पर है। तो ऐसे ही आपने पढ़ा कि इथाइन में वाटर ऐड करोगे एसीटल्डिहाइड बनेगा, और इथाइन के अलावा किसी अल्काइन में वाटर ऐड करोगे तो कीटोन बनेगा। इथाइन टॉपिक में भी है चैप्टर 5 में, बुक में, पुरानी बुक में पेज 115 है, नई बुक में पेज 116 है चैप्टर 5 में, और न्यू बुक में पेज नंबर 192 भी है, उसमें भी सेम है, लेकिन टेम्परेचर का चेंज है। चैप्टर 5 में 100 डिग्री लिखा है, चैप्टर नंबर, अब बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां टीचर का काम वो बताना बेटा टेम्परेचर 75 डिग्री से रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो 75 डिग्री याद कर लो। थ्योरी बुक ला रहे हैं सब, सेकेंड ईयर के तो लेकर आए भाई, मस्ट है। मैं आपको पेजेस बताता रहूंगा, मैं आपको टॉपिक बताता रहूंगा, आपने वो रिएक्शन देखने, आपकी तैयारी बेटा गारंटीड। मैं कह रहा हूं, फीस मुझे नहीं दी लेकिन फिर भी कह रहा हूं, मनी बैक गारंटी मेरी तरफ से। ऑर्गेनिक की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी आपकी। सिर्फ अपनी बुक अपने साथ रखेंगे, या वो रजिस्टर या वो कॉपी जिसमें आपका काम है, लेकिन सारा काम होना चाहिए। अमूमन बच्चों को होता नहीं है ना, वो कंप्लीट करते हैं कभी, जिस दिन एब्सेंट हो कहते हैं चलो गया तो गया। ऑर्गेनिक में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब से अब आपकी एप्टीट्यूड ऑर्गेनिक क्लासेस हैं, कंटिन्यूटी जो बच्चे रेगुलर होंगे गारंटीड आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे। आज हमने भी बहुत सिंपल सी बात से, देखो आपको याद हो गया होगा कि जितने भी अल्केन्स हैं, ये एमसीक्यू है बल्कि, ऑल अल्केन्स अंडरगो डैश रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में भी वो पूछते कौन सी है, थोड़ी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। कितनी तरह की है, कौन कौन सी? फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं। अल्केन्स हमेशा कौन सी सब्स्टिट्यूशन देते हैं? और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होमोलाइटिक फिजन है। अब आप कहेंगे सर ये कोई नई चीज आ गई, बेटा ये भी पढ़ा आपने। अल्केन्स हमेशा कौन सी सब्स्टिट्यूशन देते हैं? होमोलाइटिक फिजन, पेज नंबर 105। मेरे ख्याल से ओल्ड बुक में शायद ये है, पेज 105 पर है, होमोलाइटिक फिजन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग होगी, उसमें आपने दो तरह की फिजन पढ़ी थी, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। नजर आया? होमोलाइटिक फिजन जो होता है उसमें फ्री रेडिकल बनता है, हेट्रोलाइटिक फिजन में या तो न्यूक्लियोफाइल बनता है या इलेक्ट्रोफाइल बनता है। होमोलाइटिक में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। हेट्रोलाइटिक में क्या बनता है? या तो न्यूक्लियोफाइल बनता है या, तो इसलिए आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जिन में कार्बन जिन में पाई बॉन्ड होगा वो क्या देंगे? यानी वन सैचुरेटेड होंगे वो क्या देंगे? एडिशन के भी दो टाइप्स हैं। एडिशन के दो टाइप्स कौन सी हूं मैं यहीं पे बता रहा हूं। एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ये तो थ्योरी में भी आता है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है। थ्योरी में चैप्टर 8 में पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन का, ऐसे कंपाउंड जिनमें
कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड होगा एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिर्फ कार्बोनाइल ही नहीं देते, ये भी है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे। ये कौन है? नाइट्राइल, साइनाइड जिनको कहते हैं, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है और डिस्कस भी हुआ है, आपने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर ये भी पढ़ा उसमें कि एसिड कैटालाइज्ड होता है और बेस कैटालाइज्ड होता है। एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा? प्रोटॉन पहले सो से आके अट्रैक्ट होगा। बेस कैटालाइज्ड में क्या होगा? बेस पहले इस पर कार्बन पर अटैक करेगा, बेस का OH नेगेटिव। प्रोडक्ट हालांकि दोनों में सेम होते हैं, लेकिन एसिड कैटालाइज्ड बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म डिफरेंट है। परेशानी होना बेटा, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं पढ़ी हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक में सेग्रीगेट करेंगे और उनको फिर डॉट्स कनेक्ट करने। अब वो डॉट्स कनेक्ट करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? आपका रेगुलर आना ज़रूरी है। अच्छा, अगर कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड होगा, जैसे अल्कीन में, अल्काइन में और बेंजीन में, अल्कीन में, अल्काइन में और बेंजीन में, तो फिर ये कौन से रिएक्शन देते हैं बताएं? अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन कौन सा रिएक्शन देंगे बताएं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये सब कौन सा रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, ये कौन सा रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साइनाइड भी कौन सा रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इज इट क्लियर? क्या एडिशन की दो टाइप्स क्लियर हो गई? एडिशन दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, वजह क्योंकि कार्बन का जब किसी और एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड होता है ना, तो वो एलिमेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद नेगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव। इस पॉजिटिव कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाता है अटैक करने का। पॉजिटिव कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाता है अटैक करने का। दैट इज वाई दे गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पहले समझ लो, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि लफ्ज इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड इलेक्ट्रॉन और फिलिक। इलेक्ट्रॉन तो समझ आ रही है, फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग और अट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिन पर क्या चार्ज होगा? फिर पॉजिटिव, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे। इज इट क्लियर? वर्ड न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस, सही है, और फिलिक। अब फिलिक आपको पता ही है क्या है, और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट किससे करते हैं? NU नेगेटिव से, तभी ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर एक और चीज, ये एप्टीट्यूड के लिए प्योरली। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ना, इनको लेविस एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे? लेविस बेस। थ्योरी में शायद यह, बट एप्टीट्यूड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं भाई, किसी को याद है डेफिनेशन फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल की डेफिनेशन एमसीक्यू में आती है, थ्योरी में ही आपकी एप्टीट्यूड में भी आ सकती है। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल। ये आपने पढ़ी होगी थ्योरी में। एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आमतौर पे ऑर्गेनिक में या तो बच्चे जान छुड़ाते हैं या जिनको समझ आ रही हो वो कहते हैं सर और पढ़ाएं। जान छुड़ाने वाले वो होते हैं जो शुरू में जो समझने वाली बात होती है वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते, फिर उनको समझ ही कुछ नहीं आता आगे। क्या ये तीनों समझ आए? आप पहले ये बताओ, तीनों स्पीशीज समझ आ गई? फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। मैं फ्री रेडिकल में आपको ना, मैं यही कह रहा हूं, मैं अभी होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने इसमें सिर्फ ए पर गौर करना है। किस पर गौर करना है? सिर्फ ए पर। अगर ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें, ए अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो ये होमो हुआ या हेट्रो? रुक जाए, ये सब दिखाऊंगा बेटा मैं। अगर आप लिखने में लगे हैं तो बेटा अभी मैं शायद मेरे ख्याल से आपकी फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, सेकंड है बेटा। मेरी क्लास का रूल ये है कि जब मैं समझा रहा हूँ तो लिखना नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान समझने में होगा तो लिख भी लेंगे आप। फिर समझना जरूरी है। आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समझना। होमो का मतलब है इक्वली, यूनिफॉर्म। देखो ना, दोनों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए कि नहीं? दैट इज व्हाई इट इज होमोलाइटिक फिजन। ए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। बताओ ए के बाद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? मान लो ए के बाद अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कितने हो गए? इस एक की वजह से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ना। तो याद रखें ये बात कि ये ए क्या बन चुका है। तो फ्री रेडिकल कौन होता है बताएं? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास क्या हो? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या जरूरी है? कौन सा चेन रिएक्शन होना चाहिए? होमोलाइटिक फिजन चेन। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए क्या जरूरी है? हेट्रोलाइटिक फिजन चेन। अब हेट्रोलाइटिक को समझाता हूं मैं। हेट्रोलाइटिक में कैसे, आपने सिर्फ ए को देखना है। किसको देखना है आपने? ए को देखना है। अब क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले गया, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले गया, बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, बी पर क्या चार्ज आएगा? फिर नेगेटिव। ए पर क्या आएगा? बताओ ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ए को ए से अपना इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो बताओ ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? समझ आ गई बात? अब दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिए, बी पॉजिटिव है। बताए ए क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? और अगर ए इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या है? ए पर नेगेटिव चार्ज भी आ गया। इज इट क्लियर? क्या आपको ये समझ आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से चेन रिएक्शन से होते हैं? फिजन चेन रिएक्शन से। हेट्रोलाइटिक फिजन चेन रिएक्शन से होते हैं। और जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन से चेन रिएक्शन से होते हैं? होमोलाइटिक फिजन चेन रिएक्शन से होते हैं। इज इट क्लियर?
पहले ऐसा करें, ये नोट करें, ये बड़े काम की चीज़ है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आगे के रिएक्शन इसी पर चलने ना। कॉपी कर लिया सबने ये?
बेटा नोट कर लिया सबने? जी रिमूव कर दूं इसको? कौन कौन लिख रहा है अभी आप में से? ऑल डन? अगर अभी भी कोई लिख रहा है हैंड रेज कर ले, वरना मैं रिमूव कर रहा हूं। ये लिख लिया था सबने? एडिशन की दो टाइप्स होती हैं, ये लिख लिया? ये हो गया हाइड्रोकार्बन के दोनों टाइप्स। इसको रिमूव कर दूं, और ये भी रिमूव कर दूं। अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स। देखें जो अल्केन्स होते हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp।
बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। लीनियर शेप होती है और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 154 पिकोमीटर, 0.154 नैनोमीटर होती है। 1.34 एंगस्ट्रॉम, 134 पिकोमीटर, 0.134 नैनोमीटर होती है। 0.122 नैनोमीटर, 122 पिकोमीटर और 1.22 एंगस्ट्रॉम। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक गैसेज हैं, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक लिक्विड है, कार्बन 18 और उससे ऊपर वाले गैस जो सॉलिड्स हैं। कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक गैसेज हैं, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 13 तक जो है वो लिक्विड है, कार्बन 14 या 15 कुछ जो है ना वो 14 में भी आते हैं या 15 में भी आते हैं, और उससे ऊपर वाले सॉलिड। इसमें फिर वो हो जाता है क्लोज चेन, ओपन चेन, और मजीद ये है कि ब्रांच्ड वाले जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ब्रांच वाले स्ट्रेट चेन जो वो गैस ही होते हैं। कार्बन 14, कार्बन 2 और कार्बन 3 गैसेज हैं, कार्बन 4 से लेकर कार्बन 12 तक लिक्विड है, कार्बन 13 और उससे ऊपर सॉलिड है। ये आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की। बेटा ये कार्बन नंबर है, किस कार्बन से किस कार्बन तक लिक्विड सॉलिड गैस है। कार्बन 14 वाला जो है वो ब्रांच्ड होगा तो सॉलिड है, ब्रांच नहीं होगा तो गैस है। नहीं, अल्केन sp3 होते हैं, अल्काइन sp होते हैं। sp का मतलब है पाई बॉन्ड, sp2 का मतलब एक पाई बॉन्ड, sp का मतलब है दो पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड किस में होते हैं? अल्केन में तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं ना। अच्छा, फिर अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स, अल्कीन को कहते हैं ओलिफिन्स, अल्केन को कहते हैं पैराफिन्स, अल्कीन को कहते हैं ओलिफिन्स।
जी ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री, बेटा कॉपी कर लिया, आगे चलें। 14 जो है वो ओपन चेन होगा तो गैस है, क्लोज वो स्ट्रेट चेन होगा तो गैस है, और अगर वो ब्रांच्ड होगा तो सॉलिड है। सॉरी लिक्विड और सॉलिड लिख देता हूं मैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड, सही है। स्ट्रेट चेन होगा, लिक्विड, ब्रांच्ड है तो सॉलिड। बेटा इसके बाद हम शुरू करेंगे अब केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स क्या कहलाते हैं? पैराफिन्स। आपने अपनी थ्योरी में कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। हम एप्टीट्यूड में जनरल कंपाउंड्स देखते हैं, मतलब हम एप्टीट्यूड में देखेंगे कोई भी अल्कीन कैसे बनेगा। आपने थ्योरी में सिर्फ पढ़ा ईथीन कैसे बनेगा, ईथीन के रिएक्शन क्या होंगे। आपने थ्योरी में पढ़ा ईथाइन के रिएक्शन क्या होंगे, ईथाइन कैसे बनता है। हम अल्काइन की बात करेंगे, अल्काइन में सारे अल्काइन आ जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस यानी सिर्फ ईथाइन की प्रिपरेशन होगी या सिर्फ ईथाइन का रिएक्शन होगा तो वो अलग से बताऊंगा मैं आपको। इज इट क्लियर? आपने यहाँ अब मैं जनरल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था थ्योरी में होमोलोगस सीरीज में कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली आर केमिकली सेम। मतलब अगर जो रिएक्शन मीथेन देगा वो रिएक्शन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब देंगे। जो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में मिथाइल क्लोराइड देगा वही इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल भी देंगे। और एक और पॉइंट था, ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। जिस मेथड से मीथेन बनेगा उसी मेथड से इथेन, उसी मेथड से प्रोपेन। बस आपने होमोलोगस सीरीज ये तो क्या थी, बस आपने CH2 बढ़ा देना है। अगला मेंबर बनाने के लिए क्या कर देना है, CH2 ऐड कर देना है।
तो अब अल्केन का कोई भी मेंबर, अल्कोहल का कोई भी मेंबर, यानी इसीलिए मैं आपको एक मेंबर को बनाने का मेथड बता दूंगा, तमाम मेंबर उसी मेथड से बन रहे होंगे। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नहीं